ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे में जो अपनी बेहतरीन हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है, यहाँ जनपद के विकास कार्यों का यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ में नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर रात के अंधेरे में बड़ा हमला किया। ऑपरेशन नाइट हैमर में 3 संवेदनशील साइट्स को निशाना बनाया गया। ईरान ने इसे युद्ध की शुरुआत बताया है, जबकि अमेरिका इसे जरूरी कदम कह रहा है। हमले के तुरंत बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें रूस, चीन और पाकिस्तान ने कड़ी आलोचना करते हुए तत्काल युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा। अब परमाणु कूटनीति अब सवालों के घेरे में है और मध्य पूर्व एक बार फिर तनाव की आग में है। इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रात के अंधेरे में जब मिसाइलें गरजी तो दुनिया को नहीं पता था कि एक नया अध्याय लिखा जा रहा है, वो जो कूटनीति की सारी परतों को जलाकर राख कर सकता है। ऑपरेशन नाइट हैमर अमेरिका का मिशन, जिसने ईरान के सबसे संवेदनशील और सुरक्षित परमाणु ठिकानों को लक्ष्य बनाया। वॉशिंगटन से एक सीधा बयान आया, ईरान को परमाणु हथियार कभी नहीं रखने दिए जाएंगे। दूसरी तरफ तेहरान इसे राष्ट्रीय संप्रभुता पर खुला हमला बता रहा है। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिका के नाइट हैमर हमले के बाद हालात तेजी से बदले हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हलचल मच गई है। इसी हमले के बाद न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की दीवारों में एक बार फिर युद्ध और शांति की बहस शुरू हुई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई, जहां अमेरिका ने अपने एक्शन को जरूरी बताया, लेकिन रूस, चीन और पाकिस्तान ने विरोध में स्वर ऊंचे कर दिए। एक प्रस्ताव लाया गया, मिडिल ईस्ट में तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम का। प्रस्ताव में किसी देश का नाम नहीं, लेकिन संकेत स्पष्ट है, ये हमला स्वीकार्य नहीं है। रूस के राजदूत ने सीधे सीधे इराक युद्ध की मिसाल दी और चेतावनी दी कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। तो वहीं चीन का बयान और भी सदा हुआ था, शांति बमों से नहीं बातचीत से आती है। और इन सब के बीच ईरान चुप नहीं है। उसने इस हमले को कूटनीतिक विफलता नहीं, बल्कि एक घोषित युद्ध करार दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से रविवार को बुलाई गई आपात बैठक में जो कुछ हुआ और जिस तरह से घटनाएं परत दर परत सामने आ रही हैं, आइए पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विशेष कक्ष में तनाव की लहर साफ महसूस की जा सकती थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के प्रमुख परमाणु स्थलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। ट्रंप के मुताबिक ये हमला 1979 की ईरानी क्रांति के बाद इस्लामी गणराज्य के खिलाफ सबसे बड़ा सैन्य एक्शन है। परमाणु प्रसार को रोकने के नाम पर की गई इस कार्रवाई ने कई देशों को आक्रोशित कर दिया। रूस और चीन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए तुरंत संघर्ष विराम की मांग की। चीन के संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि फू कॉन्ग ने सीधा बयान दिया, मध्य पूर्व में शांति बमबारी से नहीं आएगी, कूटनीतिक दरवाजे अब भी बंद नहीं हुए हैं। रूस के राजदूत वासिली ने बैठक में 2003 की इराक युद्ध की याद दिलाई। उनका आरोप था कि अमेरिका एक बार फिर इतिहास को दोहरा रहा है, झूठे बहानों पर हमला और परिणाम स्वरूप एक और क्षेत्रीय संकट। उन्होंने कहा कि जिस तरह इराक के खिलाफ युद्ध का बहाना रचा गया था, वही कहानी अब ईरान को लेकर गढ़ी जा रही है। अमेरिका ने इतिहास से कुछ भी नहीं सीखा। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने भी पुष्टि की है कि ईरान के कई परमाणु ठिकानों को गंभीर क्षति पहुंची है। रिपोर्ट के मुताबिक नंताज, इस्फहान और फोर्दो जैसे प्रमुख यूरेनियम संवर्धन स्थलों को टारगेट किया गया, जिससे परमाणु कार्यक्रम महीनों पीछे चला जाएगा। ईरान ने इस हमले को न केवल अपनी संप्रभुता पर हमला बताया, बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तहत कूटनीतिक समाधान को विफल करने की कोशिश करार दिया। ईरान के UN प्रतिनिधि अमीर सईद इरवानी ने अमेरिका और इजराइल पर आरोप लगाया
कि ये देश एनपीटी को अब एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं इजराइल ने अमेरिका की सैन्य कार्रवाई का खुलकर समर्थन किया। यूएन में इजराइल के प्रतिनिधि डैनी डेनन ने कहा कि जहां सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो ये आखिरी बचाव की रेखा होती है। उनका दावा था कि ईरान सिर्फ बातचीत के जरिए समय खरीद रहा था और गुपचुप तरीके से यूरेनियम संवर्धन और मिसाइल निर्माण में जुटा हुआ था। बैठक में रूस, चीन और पाकिस्तान ने एक प्रस्ताव रखा, तत्काल युद्ध विराम और क्षेत्र में सभी सैन्य कार्रवाइयों पर रोक का। प्रस्ताव में अमेरिका और इजराइल का नाम नहीं लिया गया, लेकिन ईरान पर हमले की निंदा जरूर की गई। प्रस्ताव पास होने के लिए 15 में से कम 9 सदस्यों का समर्थन जरूरी है और किसी स्थायी सदस्य का वीटो न आना भी जरूरी होगा। ब्रिटेन ने भी सैन्य कार्रवाई को स्थायी समाधान न मानते हुए संयम बरतने की सलाह दी। ब्रिटेन की राजदूत बारबरा वुडवर्ड ने कहा कि परमाणु संकटों को बमों से नहीं, समझ से हल किया जाता है। बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक लंबा इतिहास है। 1979 की क्रांति, अमेरिका ईरान कटुता, परमाणु समझौते का अंत और अब खुला टकराव। अमेरिका का दावा है कि ये सिर्फ आत्मरक्षा है, लेकिन ईरान इसे अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता पर हमला मान रहा है। जन भावनाएं उबल रही हैं और विश्व मंच पर एक नई ध्रुवीयता बनती दिख रही है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल की संयुक्त कार्रवाई को लेकर जो सवाल उठे हैं, वो सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं है। ये हमला एक ऐसी कड़ी का हिस्सा है जो पिछले 2 दशक में मध्य पूर्व में खिंचती जा रही है। जब कूटनीति थमती है, तब मिसाइलें बोलती हैं। अमेरिका का तर्क है कि ईरान एक खतरा था, परमाणु हथियारों की दिशा में बढ़ता हुआ एक और देश, जिसे रोकना अनिवार्य था। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह की एक तरफा सैन्य कार्रवाई क्या अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संधियों की आत्मा को नहीं तोड़ती? क्योंकि जब कोई देश खुद को वैश्विक नियंता मानकर निर्णय लेता है, तो ये न केवल एक देश के खिलाफ कार्रवाई होती है, बल्कि पूरी विश्व व्यवस्था की नींव हिला जाती है। एक ऐसी नींव जो संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर चर्चा, संतुलन और सहमति से बनी थी। ईरान, जो 2015 के JCPOA समझौते का एक हिस्सा था, धीरे धीरे उससे दूर होता गया। चलिए पहले आपको समझाते हैं कि आखिर JCPOA आखिर है क्या। बता दें कि JCPOA जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है। इसे हिंदी में कहा जाता है संयुक्त व्यापक कार्य योजना। ये एक परमाणु समझौता है जो ईरान और 6 बड़े देशों के बीच 2015 में हुआ था। इसमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी शामिल हैं। इस समझौते का मुख्य मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सख्त नियंत्रण लगाना था, ताकि वह परमाणु हथियार न बना सके, और इसके बदले ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को हटा दिया गया। ईरान के 2015 के JCPOA से दूरी बनाने के पीछे एक बड़ा कारण अमेरिका की उस समझौते से एक तरफा वापसी भी रही। अब सवाल ये है कि अगर बातचीत से निकली संधियां खुद महाशक्तियों के लिए कोई मायने नहीं रखती, तो फिर छोटे देशों से नियमों की उम्मीद किस नैतिक आधार पर की जाएगी? इस पूरे घटनाक्रम ने एक और चीज को उजागर किया है, वैश्विक ध्रुवीकरण को। एक तरफ अमेरिका और उसके कुछ पश्चिमी सहयोगी, दूसरी ओर रूस, चीन और पाकिस्तान जैसे देश जो इस एक तरफा शक्ति प्रदर्शन का विरोध कर रहे हैं। रूस ने बार बार कहा कि अमेरिका वैश्विक स्थिरता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। चीन की चिंता भी कम नहीं है। उनके लिए मध्य पूर्व सिर्फ एक भूगोल नहीं, बल्कि ऊर्जा आपूर्ति की धमनियों वाला क्षेत्र है। ऐसे में एक पक्ष ये भी है कि अगर पश्चिमी एशिया में पूर्ण युद्ध की स्थिति बनती है, तो इसका सीधा असर दक्षिण एशिया के सामरिक समीकरणों पर भी पड़ सकता है। IAEA की रिपोर्ट ने स्थिति की गंभीरता को और बढ़ा दिया है। अब ये साफ हो चुका है कि ईरान की परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ी क्षति पहुंची है। इस क्षति का मतलब सिर्फ तकनीकी नुकसान नहीं है, ये भविष्य की किसी भी बातचीत को कठिन और अविश्वास से भरा बना सकता है। इस हमले के बाद वैश्विक तेल बाजारों में उथल पुथल शुरू हो चुकी है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें चढ़ने लगी हैं और कई एक्सचेंजों पर अचानक गिरावट देखी गई है। सिर्फ सीमाओं पर ही नहीं, असर शेयर बाजारों, निवेशकों और आम नागरिक की जेब तक पहुंच चुका है। दुनिया अब उस चौराहे पर खड़ी है जहां या तो कूटनीति की आखिरी सांस बचेगी या फिर एक और युद्ध की शुरुआत होगी, जो सिर्फ एक क्षेत्र को नहीं, पूरे वैश्विक संतुलन को तहस नहस भी कर सकता है।
युद्ध अगर शुरू होता है तो जीत किसी की नहीं होगी, और अगर बातचीत फिर बहाल होती है तो इतिहास में उन गिने चुने पलों में शामिल होगा जब इंसानियत ने हथियारों के शोर पर विवेक की आवाज को तरजीह दी थी। मध्य पूर्व फिर से आग के मुहाने पर खड़ा है। सवाल सिर्फ ईरान और अमेरिका का नहीं, पूरे वैश्विक संतुलन का है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश और इसके साथ ही कार्यालय में अपने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई, जहां बता दें कि पुष्प गुच्छ भेंट कर और इसके साथ ही मुलाकात और भव्य तरीके से स्वागत किया गया। और इसके साथ ही दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव, और इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं भारतीय राजनीति के उस दौर में जब देश में एक नए राजनीतिक दल की नींव रखी गई थी। 21 अक्टूबर सन 1991 को यह दिन वही था जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े कुछ लोगों ने एक नया राजनीतिक विकल्प देश के सामने रखा। भारतीय जनसंघ इस पार्टी ने कई राज्यों और केंद्रों में चुनाव भी लड़े, सीटें भी जीती, लेकिन व्यापक जन समर्थन उस समय नहीं मिला था। समय आगे बढ़ा, देश ने आपातकाल का भयावह दौर देखा और जब चुनाव फिर से हुए तो जनसंघ ने जनता पार्टी में विलय कर लिया। लेकिन आज का दिन एक और मायने में खास है। आज हम याद कर रहे हैं भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, जिनकी पुण्यतिथि पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके विचारों और योगदान को याद किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत माता के महान सपूत भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पावन पुण्यतिथि है। उन्होंने 1953 में अखंड भारत के लिए बलिदान दिया था। स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट मंत्रियों में शामिल होकर डॉक्टर मुखर्जी ने देश की औद्योगिक नीति निर्धारण में अहम भूमिका निभाई। लेकिन जब उन्होंने देखा कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता से समझौता किया जा रहा है तो उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। भारतीय जनसंघ की स्थापना की, एक नई राजनीतिक धारा की शुरुआत की। भारत माता के महान सपूत भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पावन पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अखंड भारत के लिए अपना बलिदान दिया था। भारत माता के एक महान सपूत, एक विचारशील
दिन दी गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने संविधान से अनुच्छेद 370 को हटाया। आज आदरणीय श्यामा प्रसाद जी की पुण्यतिथि पर हम सब लोग मिल करके पुष्पांजलि का कार्यक्रम यहाँ रखा। हर वर्ष करा जाता है, परंतु सही मायने में इस देश के महानायक को यदि श्रद्धांजलि दी गई तो वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी थी। उस दिन दी थी जब हमारे संविधान से धारा 370 हटाई गई। देश में एक विधान, एक संविधान और एक प्रधान, ये नियम, ये नारा यही चलेगा। देश के हिस्से नहीं हो सकते। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर देश भर में बीजेपी कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धा से याद कर रहे हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जिस पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम को हम भारत के अभिन्न हिस्से के रूप में देख रहे हैं, उसमें डॉक्टर मुखर्जी का ऐतिहासिक और निर्णायक योगदान रहा। जिनका जन्म बंगाल में हुआ और जिनका बहुत बड़ा योगदान आज़ादी में और वर्तमान में जो हम पश्चिम बंगाल देख रहे हैं, जो हम पंजाब देख रहे हैं और जो हम आसाम देख रहे हैं, इसको जो हम भारत का हिस्से के रूप में देख रहे हैं, उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय जनता पार्टी जो उस समय जनसंघ थी, एक एक कार्यकर्ता को खुशी होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 6 अगस्त 2019 में हमने धारा 370 को पार्लियामेंट में मोदी जी के नेतृत्व में और उनकी इच्छा शक्ति के कारण और हमारे गृह मंत्री जी की रणनीति के कारण धारा 370 धाराशाही हुई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने पुष्पांजलि अर्पित कर डॉक्टर मुखर्जी को नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर हम ये नहीं भूल सकते कि संविधान के अनुच्छेद 370 को लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खूब विरोध किया था, लेकिन कांग्रेस के दबाव में ये अनुच्छेद संविधान में शामिल किया गया। और ये डॉक्टर मुखर्जी जी का बलिदान भी इस बात का एहसास कराता कि उस धारा 370 के कारण से डॉक्टर मुखर्जी जब विरोध करने गए और उनके उस घटनाक्रम में आज तक उनके उस समय हुई एक तरह से उस मर्डर की सच्चाई देश के सामने नहीं आने दी, तो ये तो कांग्रेस का इतिहास है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा, आज हम उस महानायक को नमन कर रहे हैं जिसने भारत की एकता के लिए अपना बलिदान दिया। उन्होंने कहा, कभी जम्मू कश्मीर में 2 संविधान, 2 प्रधान और 2 निशान की व्यवस्था थी, जिसका उन्होंने डटकर विरोध किया। उनका स्पष्ट संकल्प था, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक होना चाहिए, एक संविधान हो, एक प्रधान हो और एक निशान हो। डॉक्टर मुखर्जी का ये सपना आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साकार हुआ। अनुच्छेद 370 को हटाकर भारत की अखंडता को सशक्त रूप दिया गया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका बलिदान दिवस आज हर बूथ के ऊपर हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, उनको याद कर रहा है। एक ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिन्होंने इस भारत में जो जम्मू कश्मीर के अंदर जाने के लिए परमट प्रथा थी और जब रियासतों को एकजुट किया गया, उसमें जम्मू कश्मीर की भी एक रियासत थी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक, राष्ट्रवादी विचारधारा के पुरोधा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ऐसे राजनेता हैं जिन्हें आजाद भारत का पहला शहीद नेता कहा जा सकता है। उन्होंने अखंड भारत की नींव रखी और हमारी विचारधारा के
ध्वजवाहक बने। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक राजनेता नहीं बल्कि एक विचार, एक आंदोलन, एक बलिदान का प्रतीक है। उन्होंने जो सपना देखा था, एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, वो आज भारत की हकीकत बन चुका है। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि कभी कोई विचार अकेला शुरू होता है, लेकिन जब वो राष्ट्र हित में होता है तो इतिहास की दिशा बदल देता है। आज देश भर में बीजेपी कार्यकर्ता, सरकारी प्रतिनिधि और जनमानस उन्हें श्रद्धा से याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डॉक्टर मुखर्जी के सपनों को मूर्त रूप दिया गया। अनुच्छेद 370 के हटने से लेकर भारत की एकता और अखंडता को मजबूत बनाने तक उनकी पुण्यतिथि पर यह संकल्प दोहराया जा रहा है कि भारत माता की सेवा में राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा को आगे बढ़ाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। देश में कोरोना वायरस लगातार चिंता बढ़ा रहा है, लेकिन इस बीच राहत की खबर यह है कि आंकड़ों में सुधार दिखाई दे रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में एक्टिव कोविड केस घटकर 5000 के भी नीचे पहुंच गए हैं, जो सोमवार को 7264 थे। यानी लगातार एक्टिव केसों में कमी देखी जा रही है। देखिए रिपोर्ट और कोरोना मामलों में सुधार किस तरह से आ रहे हैं, इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारत में कोरोना का प्रकोप अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और लोगों की जागरूकता की वजह से स्थिति अब नियंत्रण में है। कोरोना केस के बीच अच्छी खबर ये है कि पिछले 24 घंटे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रिकॉर्ड के मुताबिक 830 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं और पिछले 24 घंटे में मात्र 61 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं 2 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से एक दिल्ली और दूसरी मौत कर्नाटक में हुई है। हिंसाग्रस्त मणिपुर में पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो पिछले 24 घंटे में एक भी कोरोना संक्रमण का नया मामला सामने नहीं आया है। 16 लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जनवरी 2025 से अब तक कुल 1962 मरीजों में कोरोना संक्रमण पाया गया, जिसमें से 32 लोगों की मौत हो गई। अब सिर्फ 324 कोरोना के एक्टिव मामले हैं। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मणिपुर में पाए गए हैं। बीते रोज 27 लोगों की कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि मणिपुर में कोरोना के मरीज भले ही तेजी से बढ़े हैं, इसके बावजूद भी सिर्फ 104 ही कोरोना के एक्टिव मामले मणिपुर में मौजूद हैं। ऐसे में समझना जरूरी है कि स्थिति नियंत्रण में जरूर है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। दुनिया के कई देशों में जारी कोरोना के संक्रमण को लेकर विशेषज्ञों की एक टीम ने एक अध्ययन किया, जिसमें शोधकर्ताओं ने पाया कि XFG वेरिएंट, जिसे स्ट्रॉटस नाम से भी जाना जाता है, इसमें 2 स्पाइक म्यूटेशन है। ये कोरोना को लक्षित करने वाले एंटीबॉडीज से बचने में मदद करते हैं। इन म्यूटेशंस में से एक इसे एंटीबॉडी के व्यापक को चकमा देने में भी मदद करता है, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए इसे बेअसर करना और संक्रमण फैलाना आसान हो जाता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि ये वेरिएंट्स भले ही अति संक्रामकता वाले नजर आते हैं, पर जिन लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है उन्हें कोरोना से ज्यादा खतरा नहीं होना चाहिए। इस विषय को समझने के लिए शोधकर्ताओं की टीम ने वैक्सीनेशन करा चुके और फिर पहले से संक्रमित लोगों के ब्लड सैंपल लेकर एंटीबॉडी प्रभावशीलता की जांच की। टीम ने पाया कि XFG वेरिएंट के खिलाफ एंटीबॉडी प्रभावशीलता में लगभग 2 गुना, जबकि NB.1.8.1 के खिलाफ लगभग 1.6 गुना कमी देखी गई। हालांकि वैज्ञानिकों ने बताया कि जिन लोगों का पहले से टीकाकरण हो चुका है, विशेष रूप से अपडेट किए गए बूस्टर शॉट्स जो लोग ले चुके हैं, उन्हें बीमारी होने और संक्रमण के गंभीर रूप लेने का खतरा कम हो सकता है। ICMR NIV यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर नवीन कुमार ने कहा है कि सिंगापुर में फैल रहे निम्बस यानी कि NB.1.8.1 वेरिएंट के केस भारत में भी सामने आ रहे हैं। बीते 5 से 6 हफ्तों में इन केसों की संख्या तेजी से बढ़ी है। हमने टेस्टिंग बढ़ा दी है और इस वेरिएंट में फिलहाल
ओमिक्रॉन जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखें कि केसेस का कम होना ये नहीं कि आप निश्चिंत हो जाएं, बल्कि जरूरी है कि आप और ज्यादा सतर्क हो जाएं, क्योंकि ये ही समय की मांग है। ऐसे में जरूरी है कि ढील देने के बजाय और ज्यादा सतर्क हो जाएं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जैसे विशाल और घनी आबादी वाले देश में कोरोना के मामले का ऊपर नीचे होना एक सामान्य बात है। ऐसे में पूरी तरह से लापरवाही करना ठीक नहीं होगा। वे कहते हैं कि संक्रमण को नियंत्रण में रखने के लिए जरूरी है कि लोग अब भी मास्क पहने, भीड़ भाड़ वाले जगहों से बचें, हाथों की स्वच्छता बनाए रखें। हालांकि वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन वायरस का खतरा अभी भी पूरी तरह टला नहीं है। सरकार और विशेषज्ञ दोनों ही जनता से सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं, ताकि देश एक बार फिर किसी बड़ी लहर का सामना न करे। भारत में कोरोना की स्थिति में सुधार राहत की बात है, लेकिन सावधानी अब भी जरूरी है। हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करना ही आने वाले दिनों में संक्रमण से बचाव की सबसे बड़ी कुंजी होगा। चलिए अब आपको JN.1 वेरिएंट के बारे में बताते हैं। JN.1 वेरिएंट इम्यूनिटी कमजोर करता है। JN.1 ओमिक्रॉन के BA.2.86 का एक स्ट्रेन है। इसे अगस्त 2023 में पहली बार देखा गया था। दिसंबर 2023 में WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया। इसमें करीब 30 म्यूटेशंस हैं जो इम्यूनिटी कमजोर करते हैं। अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार JN.1 अन्य वेरिएंट की तुलना में ज्यादा आसानी से फैलता है, लेकिन ये बहुत गंभीर नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों में ये सबसे आम वेरिएंट भी बना हुआ है। JN.1 वेरिएंट के लक्षण कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक रह सकते हैं। अगर आपके लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं तो हो सकता है कि आपको लंबे समय तक रहने वाला कोविड हो। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोविड-19 के कुछ लक्षण ठीक होने के बाद भी बने रहते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि कोविड-19 अब एंडेमिक यानी स्थायी हो चुका है और इसके हल्के संक्रमण समय समय पर आते रहेंगे, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 5 जून को देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई ताकि ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आइसोलेशन बेड और जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। 2 और 3 जून को स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता शर्मा की अध्यक्षता में तकनीकी समीक्षा बैठकें हुई, जिनमें राज्य और आपदा प्रबंधन एजेंसियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की गई। स्वास्थ्य अधिकारी इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षणों और गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण पर नजर रख रही हैं। सारी के सभी मामलों और ILI के 5% मामलों की टेस्टिंग की जा रही है। पॉजिटिव सारी सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ICMR VRDL नेटवर्क को भेजा जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने मई 2023 में कोविड-19 को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी से बाहर घोषित कर दिया था। अब विशेषज्ञ इसे मौसमी, स्थान विशिष्ट और सीमित रूप में रहने वाला रोग मान रहे हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, और ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।